तो यार गाड़ी मिल गई है रेंट वाली, ये रही उसकी चाबी। स्टडी वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? 4 घंटे की मस्त नींद पूरी करके हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। हमने मांगी थी हुंडई की एलेंट्रा, उन्होंने दे दी आउटलैंडर। तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज वीडियो की शुरुआत हो रही है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि जैस्मिन जी और मैं एक हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो हमने चेक इन वगैरह करा लिया है, एयरपोर्ट पहुंच गए थे और अभी सिक्योरिटी चेक करवाने जा रहे हैं। और वीडियो देखते देखते आपको पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वो डेस्टिनेशन पे चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार चेक इन तो हमने ऑनलाइन ही करा लिया था टाइम बचाने के लिए और विंडो सीट लेने के लिए, तो वो काम तो हो गया है। तो अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। अब ऐसा सिक्योरिटी चेक कराने में मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होती, डर भी नहीं लगता, लेकिन अपने पास एक सिलाई होती है, वो उसका मेरे को डर रहता है कि भाई सिलाई ना रख ले, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो यार अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है और हमेशा की तरह जैस्मिन जी को अलग से रोका जाता है, उनका बैग चेक किया जाता है। उसके अंदर कभी बाल स्ट्रेट करने वाली रॉड को पकड़ लेते हैं, या फिर कोई कर्लिंग वाली रॉड पकड़ लेते हैं, या फिर कोई मेकअप होता है, कोई लिक्विड आइटम होती है, हमेशा उनको अलग से रोका जाता ही है। लेकिन फाइनली सक्सेसफुली हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है। अब अपने गेट की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा सौदा दिखाते हैं। बाकी यार जो फ्लाइट है वो हमने कराई है वेस्टजेट की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं थंडर पे गया था अपने दोस्तों से मिलने कॉन्वोकेशन वगैरह के लिए, तो एयर कनाडा वालों ने बहुत परेशान किया था और रिफंड वगैरह में भी दिक्कत आई थी और फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई थी। तो इसलिए मैंने वेस्टजेट की करवाई है और थोड़ी सी सस्ती भी पड़ी है। तो यार मैंने जो अपनी लास्ट 2-3 वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, अभी हम वेट कर रहे थे, तो उनके कमेंट्स वगैरह मैं रीड कर रहा था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना पैसा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में, या फिर डॉक्टर को इतना पैसा मिलता है, लाइक $500,000 वगैरह पर एनम का हिसाब होता है, या फिर पायलट वगैरह बनने में कितना पैसा है, तो क्या हम इन फील्ड में चले जाएँ? तो डेफिनेटली यार आप जा तो किसी भी फील्ड में सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बनता है, जो आपको करने में मज़ा आता है, उसी फील्ड में जाना है। सिर्फ पैसा देख के नहीं है कि पायलट बन गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, या फिर डॉक्टर बन गए। पैसा नहीं देखना, जो काम करने में आपको मज़ा आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, वही फील्ड चूज़ करो, उसी करियर पाथ पे चलो, तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है? चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, पायलट हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो एक पॉइंट पे आके बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि आपको मज़ा ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, ठीक है, आप देखते हो कि इसमें पैसा ही बड़ा मिलता है, लेकिन आपको कोडिंग करने में मज़ा ही नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं आपका, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा टाइम आप करोगे, आपको पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके आपका बर्नआउट हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि यार क्या ही है, मज़ा ही नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये हिसाब किताब होता है। तो जो काम करने में मज़ा आता है वही करो, ठीक है? और एक बंदे ने ये भी कमेंट किया था कि जो आप पायलट की सैलरी बता रहे हो कि भाई $150,000 पर एनम या फिर $200,000 पर एनम, इतना होने में 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं और स्ट्रगल करना पड़ता है। अब यार स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। अब मेरा मानना ये है कि स्ट्रगल नहीं होता, वो हार्डवर्क होता है। जब आप ग्रो करते हो ना अपने करियर में, तो वो हार्डवर्क करते हो, और वो किसी भी फील्ड में आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या अकाउंटिंग हो, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, जिस भी फील्ड में हो, स्टार्टिंग नीचे से ही होती है, लाइक $70,000 या फिर $80,000, इनफैक्ट $50,000 से भी काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, चीज़ें सीखते हो, तो वो होते होते $100,000, $150,000 पर एनम, फिर $200,000 पर एनम। तो वो ग्रोथ की लैडर आपको चढ़नी पड़ती है, तब जाके उतनी सैलरी मिलती है, ठीक है? तो ये हिसाब किताब होता है। और एक और चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को आजकल पूछ रहे हो कि भाई स्टडी वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल काफ़ी सारे आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? अब यार उसका रीज़न मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर कोई बताता है ना कि भाई इस रीज़न से वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? जो भी कंसल्टेंट वगैरह है, उनको प्रॉपर आइडिया होता है कि हाँ भाई ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो केसेस वगैरह हैंडल करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम कुछ भी रैंडम अगर बोल दें तो वो गलत काम हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये हिसाब किताब है। तो कोई भी कंसल्टेंट वगैरह उनसे पूछो। बाकी यार हमारी बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होगी है, आधी से ज़्यादा जनता तो फ्लाइट बोर्ड कर भी चुकी है। आई थिंक गेट्स बंद भी होने वाले हैं 10 मिनट में, तो फ्लाइट बोर्ड करते हैं और हमारी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। एक्साइटमेंट का लेवल बता दो। एक्साइटमेंट का लेवल पहले 2x था, अब 3x हो रखा है। 4 घंटे की फ्लाइट है, पता नहीं कैसे वेट होगा। हाँ जी, तो यार फाइनली 4 घंटे की मस्त नींद पूरी करके हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और हमने यहाँ पे रेंटल गाड़ी की बुकिंग वगैरह करा रखी थी। तो अभी रेंटल गाड़ी लेने चलते हैं, उसको पिकअप करते हैं, आपको सारा का सारा हिसाब किताब बताते हैं और उसके बाद बताता हूँ कि कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो यार एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सारी की सारी कार रेंटल कंपनीज़ की ऑफिसेज हैं। तो हमारी जो बुकिंग है वो है एविस से। वैसे और भी कंपनीज होती हैं जैसे अलामो हो गई, एंटरप्राइज वगैरह हो गया, लेकिन हमारी बुकिंग हुई है एविस से।
हाँ जी, तो यार गाड़ी मिल गई है रेंट वाली, ये रही उसकी चाबी। तो बेसिकली हमने बुक कराई थी एक नॉर्मल सेडान, आई थिंक उन्होंने कोई एसयूवी दी है मित्सुबिशी की। और इंश्योरेंस का बताऊँ तो मेरे को पूछ रहे थे इंश्योरेंस वगैरह लेनी है या नहीं लेनी है। तो फुल इंश्योरेंस का जो प्राइस था वो था $44 पर डे। वो काफ़ी महंगा सौदा पड़ रहा था, लेकिन 5 दिन के लिए तो बहुत महंगा हो जाएगा, $250 के आसपास हो जाएगा। तो मैंने बेसिक इंश्योरेंस लिया जो कि $18 पर डे है। उसमें विंडशील्ड हो गई, टायर पंचर वगैरह हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑन रोड तो रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगी। तो वाला इंश्योरेंस लिया है। तो अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं एंड आप लोग को सारा सौदा दिखाते हैं। तो यार जब भी आप गाड़ी वगैरह रेंट करो ना, किसी भी देश में रेंट करो, तो हमेशा ऐसे वीडियो वगैरह बना लेना, और जो भी प्रॉब्लम्स हो जैसे स्क्रैच वगैरह या डेंट वगैरह कुछ भी हो तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, और जो भी कंपनी होगी उसको रिपोर्ट कर देना कि हाँ भाई ये दिक्कत है, ताकि जब आप गाड़ी रिटर्न करो तो आपके सिर न चढ़ जाए चीज़, ठीक है। और हमें मिली है मित्सुबिशी की आउटलैंडर, हमने मांगी थी हुंडई की एलेंट्रा, उन्होंने दे दी आउटलैंडर। चलो जो भी है, अब चलते हैं। और बस यही है। और यार हम आए हैं अल्बर्टा घूमने। अल्बर्टा में अलग अलग जगह जाएंगे, जैसे बैंफ हो गया, जैस्पर हो गया और कैलगरी वगैरह हो गया, सारा घूमेंगे। और हमने लैंड किया है एडमिंटन में। उसका रीज़न ये था कि टोरंटो से एडमिंटन की जो टिकट्स थी वो काफ़ी सस्ती थी एज़ कम्पेयर टू टोरंटो टू कैलगरी। और साथ के साथ जो गाड़ी का रेंट था, मतलब ये जो गाड़ी रेंट पे ली है, इसका जो रेंटल प्राइस था वो एडमिंटन में सस्ता था, तो हमने इसलिए लिया। बाकी एडमिंटन और कैलगरी 3 घंटे दूर है, तो इसलिए मैंने सोचा एडमिंटन कर लेते हैं, अपने थोड़े $500-600 बच जाएंगे। तो हिसाब किताब है। बाकी ट्रिप शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे गुरुद्वारे, ताकि अपनी ट्रिप बढ़िया रहे, कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, तो अब हम आ गए एडमिंटन के नानकसर गुरुद्वारे, जो कि अल्बर्टा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अप्रॉक्सीमेटली ये 30,000 स्क्वायर फीट लैंड पे बना हुआ है। तो हमने सोचा कि यह ट्रिप की शुरुआत भगवान का नाम लेके की जाए, गुरुद्वारे में मत्था टेक के की जाए, ठीक है, ताकि अपनी ट्रिप बढ़िया निकले। तो गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं, मत्था टेकते हैं, थोड़ा लंगर वगैरह छकते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं। भाई साहब बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, दिल खुश हो गया। अब लग रहा है कि यहाँ बढ़िया ट्रिप जाएगी अपनी। और अब लंगर कर लेते हैं एक बार, फिर आगे निकलते हैं। यह है इस गुरुद्वारे का लंगर हॉल, और पहली बार मैं ऐसा लंगर हॉल देख रहा हूँ जहाँ पे टेबल कुर्सी वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी भोग लगेगा, उसके बाद लंगर स्टार्ट होगा। हाँ जी, तो यार अब हम एडमिंटन से कैलगरी जा रहे थे, तो जो रास्ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 300-350 किलोमीटर है। और एडमिंटन से कैलगरी जाते हुए बीच में एक रेड डियर नाम का छोटा सा शहर आता है, तो हम वॉलमार्ट में रुके हैं थोड़ा सौदा लेने के लिए, चिप्स वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, तो वो सारा सौदा लेते हैं। उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि स्टॉक करना ना, बीच बीच में भूख लगती रहती है, क्योंकि यहाँ से हम रास्ते में जा रहे हैं तो राइट में खेत है, लेफ्ट में खेत है, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल सीधा हाईवे है। तो हिसाब किताब है। बाकी मेरे काफ़ी सारे नोन में लोग हैं जो कि इस छोटे से शहर में रहते हैं, वो PR वगैरह के लिए अल्बर्टा मूव हुए थे, थंडर बे में पढ़ाई की थी उन्होंने, तो ये हिसाब किताब है। बाकी अब कैलगरी निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हिसाब किताब। फिर सारा सौदा वगैरह ले लिया, अब निकलते हैं कैलगरी की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर शहर है। हाँ जी, तो यार फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये रहा पीछे घर, जो हमारा एयरबीएनबी है। भाई कॉलोनी तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बड़ी एंडी कॉलोनी लग रही है, शानदार घर है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। हाँ जी, तो यार फाइनली हम कैलगरी पहुंच गए थे। बाकी अगर मैं फ्लाइट के टिकट की प्राइसेस की बात करूं, तो अगर मैं टोरंटो से कैलगरी की टिकट कराता तो वो पड़ रही थी अप्रॉक्सीमेटली $450 फॉर 1 पर्सन एक साइड का, मतलब टोटल खर्चा हो जाता अप्रॉक्सीमेटली $1800, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने टिकट कराई टोरंटो से एडमिंटन की, जो मेरे को पड़ी $230 फॉर 1 पर्सन एक साइड का, तो टोटल खर्चा हमारा हो गया $1000। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास एक एयर कैनेडा का $300 का वाउचर भी था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं थंडर पे गया था तो मेरी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो एयर कैनेडा ने कॉम्पेंसेट करने के लिए मेरे को एक $300 का वाउचर दिया था, ठीक है। तो वापसी की फ्लाइट मैंने एयर कैनेडा की कराई, तो जो टोटल मेरा फ्लाइट का खर्चा पड़ा अप्रॉक्सीमेटली $700 का पड़ा। और बाकी अगर मैं रेंटल गाड़ियों के प्राइसेस की बात करूं, तो अगर मैं किसी नॉर्मल वेबसाइट से रेंटल कार बुक करा रहा था तो मेरे को टोटल खर्चा पड़ रहा था $800 के आसपास, मतलब $160 पर डे का सिस्टम पड़ रहा था। क्योंकि अभी पीक सीजन चल रहा है, जुलाई और अगस्त जो होता है वो बैंफ जाना या फिर अल्बर्टा जाना या फिर वैंकूवर घूमने जाने का पीक सीजन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हुई होती हैं, होटल्स भी और रेंटल गाड़ियाँ भी, इनफैक्ट फ्लाइट्स भी, ठीक है। तो एक वेबसाइट है skyscanner.com, वो एक तरीके से सर्च इंजन की तरह काम करती है, चीपेस्ट फ्लाइट, चीपेस्ट रेंटल कार, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देती है। तो उसमें मैंने जब सर्च करा तो मेरे को $100 पर डे के हिसाब से एक गाड़ी मिल गई, जो कि मैंने बुक कराई, और उसी पे हम सारा बैंफ, जैस्पर वगैरह सारा सौदा घूमे थे, जो कि आने वाले वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक यूट्यूबर से भी मैं मिला था, प्रॉपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोगों को
को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सिस्टम था। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।